देखिए हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति और इसके लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल इनके लेखक है। पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, ये सब का ट्रिक बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस चैप्टर में लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं के बारे में बताया है, यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने बताया है कि उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। माने यहाँ पर लेखक के जो पिता थे वे फारसी भाषा बहुत ही अधिक मात्रा में जानते थे, विद्वान थे। अगला पॉइंट क्या है, वे पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। एक ही बार हिंदी लिखिएगा, वे पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। यानी जो पुराना जो हिंदी कविता था वे बहुत ही चाव से पढ़ते थे, सुनते थे। वे रात में प्रायः सारे परिवार को रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे। रात में क्या होता था, सारा परिवार एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था और सभी को वे रामचरितमानस और रामचंद्रिका सुनाते थे। अभी के टाइम का भाई फंडा है कि सब कोई अपना शॉर्ट्स रील्स देख रहा है, कोई परिवार के साथ बात भी अभी के टाइम में सही ढंग से नहीं करता है। थोड़ा टाइम मिला तो बस फोन चला रहा है, सोशल मीडिया में लगा हुआ है। तो कुछ यहाँ पर ये सब जो पॉइंट्स है इसको आप लोग लिखेंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है क्या है, भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। लेखक अपने पिता के बारे में बताते हैं कि जो भारतेंदु का जो नाटक था उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वे लेखक की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए घर में आई भारत जीवन प्रेस की पुस्तकों को छिपा देते थे ताकि ये पुस्तकें लेखक की पढ़ाई में बाधा न डाले। ये जो भारत जीवन प्रेस की जो भी पुस्तकें घर में आती थी, लेखक के जो पिता होते थे सारे पुस्तक को छिपा देते थे, जिससे लेखक के पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कुछ भी इफेक्ट न पड़े। तो ये सब विशेषता लेखक अपने पिता के बारे में बताए हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं क्या है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। तो देखिए इसका आंसर है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति मधुर भाव थे। वो राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र में अंतर को समझ नहीं पाते थे। देखिए जब भी हरिश्चंद्र का बात आता है तो राजा हरिश्चंद्र हमारे सामने सबसे पहले आ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक को भी वही कन्फ्यूजन हो गया था, वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर बात किसका चल रहा है, राजा हरिश्चंद्र का बात चल रहा है या फिर जो कवि है कवि हरिश्चंद्र का बात चल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। हरिश्चंद्र नाम सुनकर उन्हें दोनों के प्रति एक सी ही अनुभूति होती थी और ये बात रियल है, इस बात में सच्चाई है। हम लोग भी जब हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं तो माइंड में जो हमारा क्लिक करता है सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र ही हमारे सामने आते हैं। तो इसका हो गया ये वाला आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। किस प्रकार यहाँ पर देखते हैं प्रेमघन की जो पहली झलक है लेखक इसको किस प्रकार से देखते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर के बाहर एक नगर में हुई थी। उनका बदली हो गया था मिर्जापुर के बाहर एक नगर में। वहां रहते हुए उन्हें एक दिन पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, जो मिर्जापुर में रहते हैं। इनका उपनाम प्रेमघन है। देखिए लेखक के जो पिता है इनका जो बदली है मिर्जापुर के बाहर एक नगर में हो गया था। वहां रहते हुए उन्हें एक दिन पता चल जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनका एक मित्र है जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, जो कि मिर्जापुर में ही रहते हैं और इनका जो उपनाम है क्या है, प्रेमघन है। लेखक उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठे और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना बनाकर 1-1.5 मील चलकर उनके घर के नीचे जा खड़ा हुआ।
अपने दोस्त लोग को इकट्ठा किया, प्लान बनाया, रास्ते में चलते चलते उनके घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। पहले तो कोई दिखाई ना पड़ा। कुछ देर बाद एक लड़के ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। एक उंगली, एक यहाँ पर लड़का बोल रहा है कि ऊपर देखो, ऊपर, ऐसे, ठीक है, उंगली से इशारा करता है। लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते यह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को इस प्रकार पहली बार लेखक ने देखा था। मैंने शुरू में सोचा कि ये मूर्ति है, एक्चुअली मूर्ति नहीं था, वो खुद प्रेमघन यानी कि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी ही थे। तो इस प्रकार इनका पहला मिलन रहा। आप इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया। लेखक जो थे उनको हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तो क्यों, क्या रीजन था कि उसको हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था? तो देखिए एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेखक का घरेलू परिवेश ही ऐसा था। उसके पिताजी हिंदी साहित्य के प्रेमी थे। भाई घर का परिवेश, घर का माहौल जैसा होता है वैसे ही बच्चा भी सीखता है। तो यहाँ पर लेखक के पिता खुद हिंदी साहित्य के प्रेमी थे, तो धीरे धीरे इनको भी हिंदी साहित्य पढ़ने में मजा आने लगा। लेखक बचपन से ही हिंदी अनुवाद, रामचरितमानस, रामचंद्रिका तथा नाटकों का वाचन सुनते थे। कभी रामचरितमानस सुनते थे, कभी रामचंद्रिका सुनते थे, कभी नाटक के बारे में सुनते थे। उनके पिताजी ने उनको हिंदी साहित्य से पहले ही अवगत करा दिया था। कॉलेज में भी वे हिंदी की पुस्तकें पढ़ते थे और हिंदी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। भारत जीवन प्रेस की किताबें उनके यहाँ प्रायः आती रहती थी। साथ ही मिर्जापुर में केदारनाथ पाठक ने एक पुस्तकालय खोला था जहाँ से किताबें लाकर रामचंद्र शुक्ल पढ़ा करते थे। यानी जो लेखक है वे लाइब्रेरी से पुस्तक लाकर पढ़ते थे। उनके घर में भी जो पुस्तकें आती थी वे सारे पुस्तकों को पढ़ते थे। आगे देखिए, उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही हिंदी प्रेमियों की मंडली में जाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रति लेखक का झुकाव बढ़ता गया। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निसंदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है। यहां पर निसंदेह के बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक ने जब हिंदी साहित्य की मंडली में जाना शुरू कर दिया तब तक लेखक खुद को एक लेखक मानने लग गया था। माने लेखक जब हिंदी साहित्य की मंडली में जाना शुरू किया था तो उस समय उनको लग रहा था कि भाई मैं भी एक लेखक हूं। वहां पर नए पुराने लेखकों की चर्चा होती थी। उन लोगों की बातचीत प्रायः पढ़ने लिखने की भाषा में होती थी जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द शामिल थे। आप एक चीज देखिएगा, जो बहुत ही प्योर हिंदी बोलते हैं ना, उनका जो हिंदी बोलने का जो तरीका होता है, आप जब उनको बातों को सुनेंगे ना तो आपको मन करेगा सुनते रहेंगे। मैंने बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, उच्चारण सही तरीके से करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि निसंदेह वर्ड वे वहीं पर सुनते थे। जहाँ पर लेखक रहते थे वहाँ वकीलों, कचहरी के अफसरों की बस्ती थी। वे भी अपनी बोलचाल में उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते थे। उन लोगों के बीच लेखक की मंडली को हिंदी में बात करना कुछ अनोखा सा लगता था। इसलिए शुक्ला जी के आसपास रहने वाले लोगों ने उनकी मंडली का नाम निसंदेह मंडली रख दिया। देखिए इस तरीके से क्या होता है, उनका जो मंडली होता है ना, उन लोगों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप का नाम क्या रख देता है, निसंदेह मंडली, यानी निसंदेह ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। प्रेम, नफरत, ये सब कुछ रहता ही है। देखिए इसका आंसर है, यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया है। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। यही कारण भी था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। मान जो चौधरी जी थे ना, उनको पुराना वस्तु माना जाता था क्योंकि बहुत ही मतलब एजेड थे, बहुत ही ज़्यादा उम्र हो गया था उनका। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बातें क्या करते थे,
लोगों को उनके विषय में जानने का कुतूहल विद्यमान था और लोग उनके बारे में और जानना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उनके लिए उस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, इस प्रकार के कथन कहे थे। माने जो चौधरी जी थे बहुत ही ज़्यादा एजेड थे, बहुत ही ज़्यादा उम्र के थे, इसलिए लोग उसको क्या बोलते थे, देख लीजिए, पुरानी वस्तु समझते थे। बट जो यहाँ पर चौधरी जी थे सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते थे, एकदम सभी के साथ स्नेह, बहुत ही स्नेही वाला व्यक्ति था, बहुत ही अच्छे से सभी से बात करते थे, प्यार करते थे, प्रेम करते थे। लोग इनके बारे में बहुत ही जानने को लेकर उत्सुक रहते थे, इसलिए बोला गया है यहाँ पर कुतूहल, ये कुतूहल रहते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण, इसलिए इस कथन का यूज किया गया। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सुमरिनी के मन के और इसके लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, जो भी पाठ का नाम, लेखक का नाम होता है, इसको आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इस चैप्टर में हमारा 3 छोटा छोटा कहानी है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बालक बच गया। इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, बालक से किस किस टाइप का क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। तो यहाँ पर इनसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया। देखिए, सबसे पहले पूछा गया कि धर्म के 10 लक्षण बताइए। दूसरा, 9 रसों के उदाहरण दीजिए। तीसरा, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। चौथा, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम बताइए। और 5वां, पेशवाओं के शासनकाल की स्थिति बताइए। तो आप देख सकते हैं, एक बालक से जिसका भी अच्छे तरीके से उम्र भी नहीं हुआ है, ये उतनी योग्यताएं भी नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो ये तो आपको एकदम मन में एकदम फिट करके रखना है और इसका आंसर आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। आगे देखिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बालक ने यह क्यों कहा कि मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा। देखिए, यहाँ पर बालक क्या कहता है कि मैं जीवन भर क्या करूंगा, लोक सेवा करूंगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि बालक ने यह इसलिए कहा कि मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा क्योंकि उसे यह उत्तर रटवाया गया था, ताकि सब तरफ उस बच्चे की वाह वाह हो। बच्चा यह आंसर, भाई छोटा सा बच्चा लोक सेवा के बारे में क्या जानेगा, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं जीवन भर एकदम आजीवन क्या करूंगा, लोक सेवा करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्न का आंसर है ये इनको रटवाया गया था, इसका उत्तर इनको रटवाया गया था, जिससे बच्चा यही आंसर दे और चारों तरफ इस बालक का क्या हो, वाहवाही हो। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। ये जो बच्चा था ना, सबसे पहले ही हर एक क्वेश्चन का उत्तर उसको रटवाया गया था, सब कुछ पता था, लेकिन इनाम में क्या देना है इस चीज को बच्चा को नहीं रटवाया गया था। और भाई बच्चा बहुत ही भोला वाला सा होता है, तो उसने क्या डिमांड किया आप देख सकते हैं, उसने डिमांड कर दिया लड्डू, कि इनाम में मुझे क्या चाहिए, लड्डू चाहिए। और जब बच्चा यानी जो बालक था, जब वो लड्डू का मांग करते हैं तो लेखक बोलते हैं चलो भाई अब ठीक है, ये जो बच्चा है इसका जो बचपन है ये बच गया, नहीं तो सब कुछ लूट जाता। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस इसलिए ली क्योंकि सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए, लेखक को लगा कि यह पहला ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बच्चे ने स्वयं दिया है, उसे इस प्रश्न का उत्तर रटवाया नहीं गया है। दूसरा, लेखक ने महसूस किया कि अब पहली बार बच्चे ने अपने मन की बात की है, अपनी भावना व्यक्त की है। भाई बच्चा बहुत ही भोला होता है, सब कुछ आप रटवा के कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप नहीं रटवाएंगे वो अपने तरीके से बोलेगा। इनाम में तो अगर रटवाया जाता तो कुछ भी मांग सकता था कि हमें इतना पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, लेकिन रटवाया नहीं गया, तो फिर इन्होंने बस मात्र लड्डू का डिमांड किया। बच्चा है तो बच्चे जैसा ही डिमांड करेगा, तो यहाँ पर आप ये सब लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन क्या है कि बालक की
प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पॉइंट है क्या है, पहले देखिए कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास निम्नलिखित स्थलों पर हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, 8 वर्ष के बालक से उच्च स्तरीय प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जैसा कि पाठ में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि आपको और हमें इसका आंसर नहीं आता है, तो ये 8 साल के बच्चा को ये आंसर कैसे आएगा? तो लग रहा है कि उसका जैसे गला घोटा जा रहा है। दूसरा, बच्चों को उच्च स्तरीय प्रश्न को रटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न उसके लेवल का नहीं है। भाई एक लेवल होना चाहिए ना, लेवल सबके निकलेंगे, एक मीम्स सुने होंगे ना, तो लेवल वाला क्वेश्चन होना चाहिए। बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल का उनको क्वेश्चन दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जब बालकों को इनाम मांगने को कहा तो बच्चे ने लड्डू मांगा, परंतु उसके पिता चाहते थे कि वह इनाम में भी कोई पुस्तक ही मांगे, कुछ अच्छा चीज मांगे, लेकिन यहाँ पर बच्चा क्या मांगता है? लड्डू मांग लेता है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं क्या है। बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वही बच्चा है, बालक है, अगर उसको रटवाया जाता तो वो इनाम में कुछ भी मांग सकता था, धन दौलत पैसा किताब पुस्तक कुछ भी, लेकिन रटवाया नहीं गया, इसलिए बच्चा ने क्या किया? अपने मन की सुनी और उन्होंने लड्डू मांग लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है कि बालक से जब वृद्ध महाशय ने कहा कि कोई अपनी पसंद की वस्तु इनाम में मांगो, तो बच्चे ने लड्डू मांगा। ये लड्डू का मांगना लेखक को बहुत अच्छा लगा। दूसरा पॉइंट क्या है? लड्डू मांगना इस प्रकार प्रतीत हुआ कि केवल यही उत्तर बच्चे ने अपने मन से दिया था, शेष सभी प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। जो अभी मैंने आपको बताया वही चीज आपको लिख देना है। देखिए हमारा दूसरा कहानी जिसका नाम है घड़ी के पुर्जे। ये जो हमारा सुमरिनी के मन के जो चैप्टर है इसके भीतर 3 कहानी है। एक हमने अभी पढ़ा बालक बच गया, दूसरा आप लोग देखिए घड़ी के पुर्जे, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके बाद। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आप लोग देख सकते हैं कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। देखिए यहाँ पर धर्म का जो रहस्य है इसको जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है इसके बारे में बताना है। देखिए हमारे पास मान के चलिए जो भी घड़ी होता है, घड़ी के भीतर आप देखेंगे छोटा छोटा नट वोल्ट, आपको छोटा छोटा पुर्जा आपको देखने को मिलेगा। अगर घड़ी से ये सारा पुर्जा अगर अलग कर दिया जाए और अगर आपको या फिर हमको बोला जाए कि ठीक कर दो, तो भाई हम लोग इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। जो घड़ी बनाने वाला होता है, जो घड़ी रिपेयर करता है, वही इसको ठीक कर पाएंगे, और उसी आदमी को या फिर जो घड़ी रिपेयर करता है उसी को हर एक पुर्जा के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। धर्म बिल्कुल हमारा वैसे ही है। हम लोग भले ही भक्ति कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन धर्म को हम लोग कंप्लीट समझ नहीं सकते हैं। जो बड़े बड़े धर्म के जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वही लोग धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। वही चीज इसमें लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि सबसे पहले है, जिस प्रकार एक घड़ी साज ही घड़ी के पुर्जों की पूर्ण जानकारी रखता है, आम व्यक्ति घड़ी के पुर्जों के बारे में नहीं जानता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति धर्म के रहस्यों को नहीं जानता। बात क्लियर हो गया, इसको नोट करिएगा। दूसरा क्या है, केवल वेद शास्त्री ही धर्म के सिद्धांतों और नियमों को जानते हैं। आम व्यक्ति धर्म का आचरण तो कर सकता है, परंतु उसमें निहित ज्ञान को नहीं पहचान सकता। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए धर्म को समझना, धर्म के रहस्य को जानना वेद शास्त्रियों धर्माचार्यों का ही काम है, आम लोगों का नहीं है। इसके बारे में आपको बताना है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्मचारियों का ही काम है। मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ।
सहमत नहीं हूं। धर्म के विषय में कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है और उसका पालन कर सकता है, लेकिन उसका पालन बड़ी श्रद्धापूर्वक एवं शिद्दत से करना पड़ता है। जैसे शाकाहारी भोजन करना, झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना, लोगों की सहायता करना इत्यादि। तो ये हो जाएगा कोई भी इंसान। कोई जरूरी नहीं कि जो पंडित है, जो वेद शास्त्री है, जो धर्मचार्य है, वही लोग धर्म के बारे में जान सकते हैं, आम आदमी नहीं जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब कोई जान सकता है। लेकिन आप जिस भी धर्म से हो, आपके धर्म का जो सिद्धांत है, जो नियम है, आपको आपके धर्म का मान आदर करना पड़ेगा। और जब भी आप लोग धर्म को जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, तो आपको श्रद्धापूर्वक और शिद्दत से करना पड़ेगा। और शाकाहारी भोजन करना, झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, सहायता करना, ये सब ज़्यादा जरूरी है। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? घड़ी हमें समय का ज्ञान कराते हैं। तो ये जो हमारा धर्म संबंधी जो भी मान्यता है, विचार है, क्या ये समय का बोध नहीं कराते हैं? इसके बारे में हमें बताना है। देखिए इसका आंसर है, घड़ी एक कीमती एवं मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि यह हमें समय का बोध कराती है। इसका उपयोग केवल समय देखने के लिए करते हैं। अगर घड़ी बंद हो जाती है तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य समाप्त हो जाता है। इसी तरह धार्मिक विश्वास है कि विचार उत्पन्न होने वाले अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। धर्म परोपकार और मानवता मूल्य पर आधारित है, लेकिन बाहरी आडंबर पाखंड ने इसको जकड़ रखा है। देखिए कोई भी धर्म का अगर हम लोग बात करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी धर्म का अगर बात करें, तो हर एक धर्म का जो भी सिद्धांत है ना, सेम है। भले ही उसका रास्ता अलग अलग है, उसका रास्ता भले ही अलग अलग है, लेकिन धर्म का सिद्धांत जो है, धर्म का जो लक्ष्य है, एक ही है। लेकिन अभी के जो पाखंडी लोग हैं, केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बहुत सारे धर्म में, लगभग हर एक धर्म में पाखंडी लोग आपको मिल जाएंगे। ये जो पाखंडी लोग हैं, जो अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं, इस प्रकार से घड़ी का काम है भाई, हमें समय बताता है। घड़ी हमें क्या करता है? समय बताता है। लेकिन अगर घड़ी खराब हो जाए, घड़ी अगर बंद हो जाए, तो उस घड़ी का कोई मोल नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जो भी धर्म है, धर्म में इस प्रकार से पाखंडी लोग आ गए हैं, जो भी हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग लिख देंगे। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है? धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रार्थ धर्मचारियों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है, तो आम आदमी, ठीक है, और समाज, ये आम हो जाएगा, ठीक है, आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। ये जो धर्म है, अगर जो वेद शास्त्र, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो धर्म है हमारा, अगर कुछ लोगों की मुट्ठी में ही हो जाए, तो आम लोगों का और समाज का क्या होगा? इसके बारे में आपको बताना है। देखिए इसको उत्तर, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, जैसे कि वेद शास्त्र हो गया, धर्मचारियों हो गया, मठाधीशों हो गया, पंडित पुजारी जो भी हो गया, अगर इनके मुट्ठी में है, तो आम आदमी धर्म के सही अर्थ को जानने से वंचित रह जाएगा। हमें अभी के समय में आप अगर देखेंगे तो उस प्रकार से ज्ञानी लोग उतने नहीं रहे जितना दिखावा करते हैं। वे हमें सही जानकारी भी नहीं दे पाएंगे। आम आदमी धर्म अधर्म में भेद करने में असमर्थ होगा। अगर ये धर्म जो है कुछ लोगों की मुट्ठी में चला जाए, तो धर्म को समझना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आम लोग जो है, हम लोग जो है, धर्म और अधर्म को समझ नहीं पाएंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसमें सामाजिक व्यवस्था में बड़ा संकट आएगा। विशेष वर्ग के लोग धर्म अधर्म की मनचाही व्याख्या करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाएंगे। जो विशेष वर्ग के जो लोग हैं, जिनके हाथ में अगर धर्म चला गया, तो ये धर्म के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल के आपको बेवकूफ़ बना के अपना पॉकेट में पैसा भरेगा। धर्म का धरती से लोप हो जाएगा। लोग धर्म के सही अर्थों के अभाव में पशु तुल्य व्यवहार करने लगेंगे। अगर धर्म ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो आम लोग जो है ना, वे पशु जैसा व्यवहार करेंगे। ऐसी अवस्था में मानवता को बचा पाना या मानवता की रक्षा करना असंभव होगा। धर्म के अभाव में स्वस्थ समाज संरचना की आशा नहीं की जा सकती। अगर धर्म का अभाव रहेगा, तो हम लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हमारा जो तीसरा कहानी स्टार्ट होता है, जिसका नाम है ढेले चुन लो।
तो चलिए इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने क्या है। इस चैप्टर में ना ढेले के हिसाब से शादी हो रहा था, माने कई जगह का मिट्टी का ढेला लाकर रख दिया जाता था, लड़कियां आती थी ढेला चुनती थी, जिस प्रकार से जहां का भी ये ढेला चुनती थी उसी के हिसाब से उनको वर मिलता था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। उस काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वो अपने साथ 7 ढेले ले जाता था, 7 ढेला ले जाता था और युवती के सामने रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। 7 मिट्टी का ढेला ले लेता था और लड़की के सामने रख देता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था। जो मिट्टी लाया गया है वो लड़का तो ही जानता था कि कहाँ कहाँ का मिट्टी है, लड़की को पता नहीं था। मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है, इनमें मसान की मिट्टी, खेत की मिट्टी, वेदी की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, ये सब इसमें मिट्टी का ढेला होता था। हर मिट्टी के ढेले का अपना अर्थ हुआ करता था। यदि युवती गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती थी तो उससे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता था। अगर गौशाला वाला मिट्टी उठाया फिर उसका शादी हो जाएगा वो लड़का ठो के साथ, और जो भी मतलब बच्चा जन्म लेगा तो बोला जाता कि जो भी लड़का जन्म लेगा उसके पास बहुत ज़्यादा पशु होगा, मैंने पशुओं से धनवान होगा वह। वेदी की मिट्टी से बने ढेले को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान बनेगा। जो वेदी का जो मिट्टी होगा, ठीक है, तो उस ढेला को अगर ये चुन लेता तो पुत्र जो जन्मेगा वह बहुत ही विद्वान होगा। इस तरह की मान्यता थी। मसान की मिट्टी से बने ढेले को चुनना अमंगल का प्रतीक माना जाता था। शमशान घाट का जो मिट्टी होता था उसको चुनना अमंगल माना जाता था। अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी। यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिसने सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो गया, और जिसने गलत ढेला उठा लिया उसके हाथ निराशा लगती थी। लेखक इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का पहले प्रथा चलता था। ये हो गया इस क्वेश्चन का सिंपल और सरल उत्तर। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है। दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। दुर्लभ बंधु की पेटी क्या है भाई, देखिए इसका उत्तर है दुर्लभ बंधु एक नाटक है। इसका पात्र पूर्वश्री है। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती है। प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी होती है। देखिए यहाँ पर एक नाटक है, दुर्लभ बंधु का एक प्रकार का नाटक है। यहाँ पर इसका जो पात्र है जिसका नाम है पूर्वश्री, ठीक है, पूर्वश्री के पास क्या होता है, यहाँ पर 3 पेटी रख दिया जाता है। पहला पेटी, दूसरा पेटी, तीसरा पेटी, 3 पेटी रख दिया जाता है और सब धातु का है। एक सोना का है, एक सोना का पेटी है, ठीक है, एक चांदी का है, एक चांदी का पेटी है, और एक हमारा लोहा का पेटी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद पेटी को चुने। अक्कड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तब खाली हाथ वापस जाता है। जो सोना का चुना कुछ नहीं मिला उसको। एक अन्य व्यक्ति चांदी की पेटी चुनता है और लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है, चांदी वाला को भी कुछ नहीं मिलता। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है और लोहे की पेटी चुनता है, इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है, और जो लोहा वाला चुनता है उसको क्या मिलता है, यहाँ पर पहला प्राइज मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का पहले लॉटरी पद्धति चलते रहता था। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें जो शादी होता था मिट्टी के ढेले को चुनने के अनुसार होता था। जिस प्रकार का मिट्टी का ढेला चुनेगा ऐसी मान्यताएं थी कि उस प्रकार का उनको संतान मिलेगा। अब सिंपल सा बात यही है कि इसका जो परिणाम प्राप्त होगा, जो फल प्राप्त होगा, अब मान के चलिए जैसे कि बोला गया कि कोई अगर गौशाला अगर मिट्टी को चुन लेता है, उस ढेला को अगर कोई चुन लेता है, तो जो लड़का होगा उसके पास बहुत ज़्यादा पशु होगा, मतलब पशुओं से वो धनवान होगा। अब मान के चलिए अगर उनके पास पशु होता ही नहीं है, अगर वो पशुओं से धनवान होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर सोचेंगे अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलता है ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है क्या है, ढेला चुनना प्राचीन समय की प्रथा है। इसमें वर या फिर लड़का अपने साथ मिट्टी के ढेले लाता है। हर ढेले की मिट्टी अलग अलग स्थानों से लाई जाती थी, अलग अलग जगह का
यहाँ पर मिट्टी का ढेला होता था। माना जाता था कि दिए गए अलग अलग ढेलों में से लड़की जो भी ढेला उठाएगी उस ढेले की मिट्टी के गुणधर्म के अनुसार वैसे ही संतान प्राप्त होगी। जैसे वेदी का ढेला चुनने से विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी, गौशाला की मिट्टी से बनाए गए ढेले को चुनने से संतान पशुधन से युक्त होगा, और यदि खेत की मिट्टी से बने ढेले को चुन लिया जाए तो जो संतान होगा वो भविष्य में क्या होगा, जमींदार बनेगा। और अगर इस प्रकार का नहीं हो पाता है तो देखिए यहाँ पर क्या क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहला बात कि मनोवांछित संतान न मिलने पर पछताना पड़ता होगा। जो हमारा मन था कि जमींदार बनेगा, पशु धन से युक्त होगा, अगर उस प्रकार का संतान नहीं मिल पाता तो बाद में उनको पछताना पड़ता होगा। अच्छी लड़कियां इस प्रथा के कारण हाथ से निकल जाती होगी। माने चलिए कोई बहुत ही अच्छी संस्कारी सी लड़की है, उन्होंने गलत ढेला चुन लिया तो उनका तो शादी यहाँ पर होने से रहा। अपनी मूर्खता समझ में आती होगी, फिर बाद में सोचते हैं कि भाई क्या हमने मूर्खता का काम किया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग आंसर को लिखेंगे। हमारे पास जो चैप्टर है जिसका नाम है संवदिया और इसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका ट्रिक आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा और इसे तो पहले से भी हमारे इस चैनल में पढ़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो संवदिया की विशेषता देख लीजिए और गांव वालों के मन में संवदिया को लेकर क्या अवधारणाएं थी, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। अभी के समय में तो मोबाइल आ गया है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तुरंत फोन करो, कैसा हो कैसा नहीं, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग सब कुछ हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। संवदिया जो होते थे यही पहले संवाद को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो संवदिया का जो पहला विशेषता है कि सही समय पर संवाद को पहुंचाना। उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो रास्ता ही नहीं जानेगा तो सही समय पर कैसे संवाद को पहुंचाएगा। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। अब संवाद जो भी उसको बोल दिया कि जाओ ये न्यूज़ तुम वहाँ पे देख के आओ, तो उसको भावना में नहीं बह जाना है। जैसा संवाद उन्होंने दिया है बिल्कुल वैसे ही संवाद वहाँ पर जाकर सुनाना है। ये सब चीज़ आप लोग लिखेंगे। संवाद को पहुँचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि कहीं पर भी फंडा फोड़ दिया, क्या संवाद था किसी को भी सुना दिया। दिए गए संवाद को जैसे है वैसा ही बोलना पड़ता है। इस चैप्टर में बड़ी बहुरिया जो है ना उस संवदिया को बताते हैं अपने बारे में कि इस प्रकार का बात है, तुम मेरे मायके जाओ और इस प्रकार का बात बताओ। तो यहाँ पे चिट्ठी के माध्यम से नहीं बल्कि संवदिया को मैंने कुछ बोला वही बात को हूबहू बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिनको संवाद में पहुँचाने बोल रहा हूँ वहाँ पर जाकर वह सुनाएगा। तो वही बात है कि संवदिया को यहाँ पर मैंने जिस प्रकार का संवाद सुनाया है बिल्कुल वैसे ही संवाद वहाँ पर उनको बोलना है। संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसा बताना पड़ता है। जिस प्रकार का भाव है, खुशी का, गम का, जैसा भी हो वहां पर वैसे ही सुनाना पड़ता है। गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला तथा पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो संवदिया बन जाता है। गांव वाले संवदिया को औरतों का गुलाम मानते हैं। तो गांव वालों के मन में जो अवधारणा है संवदिया को लेकर, तो गांव वालों का कहना है कि एक कामचोर है, निठल्ला है, पेटू आदमी है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है वही संवदिया बन जाता है। गांव वाले संवदिया को औरतों का गुलाम भी बोलते थे। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। हरगोविंद जो कि इस चैप्टर के संवदिया है, तो किस प्रकार की आशंका होती है ये बताना है। तो इसका यहाँ पर उत्तर है बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। देखिए संवदिया को जब बुलाया गया तो जाहिर सी बात है कि कोई गुप्त समाचार ही होगा, कोई गुप्त संदेश ही होगा, इसीलिए मुझे बुलाया गया है। तो ये वाला आंसर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे।
इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या देखिए, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भिजवाना चाहती थी, तो क्यों? तो देखिए इसका क्या कारण था। बड़ी बहुरिया के पति की मृत्यु के बाद उसकी दशा खराब हो गई। बड़ी बहुरिया के जो हस्बैंड थे, पति थे, जब मर जाते हैं तो उनका जो हालत था, स्थिति जो था, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसके तीनों देवर शहर में रहने चले गए। हवेली का सारा काम उसे खुद करना पड़ता था। एक नौकर बचा था, वो अभी भाग गया था। घर में जायदाद, गहना, कपड़ा सभी का बंटवारा हो गया था। घर के पशुओं के लिए चारा लाने के लिए भी कोई नहीं था। बड़ी बहुरिया के पास खाने को केवल बथुआ साग ही बचा था। उसने अपनी माँ के पास सनवदिया के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि माँ उसे शीघ्र बुलवा ले। वह भाभी के बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। यदि ऐसा न हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों बड़ी बहुरिया जो है अपने मायके संदेश भिजवाना चाहती थी। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है इतना सरल है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। या फिर सनवदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है, क्यों? देखिए बड़ी बहुरिया जो थी ना, वह बड़ी हवेली में रहती थी। जब इनके हस्बैंड यानी इनके जब पति जीवित थे तो वहां पर एक अलग ही माहौल था। और अभी जो बड़ी बहुरिया है एकदम गरीब, फटी फटी साड़ियां पहन रही है, बथुआ साग खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो देखिए उत्तर है हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत के निम्नलिखित स्मृतियों में खो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पहले यहाँ दिन रात नौकर चाकर की भीड़ लगी रहती थी और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथों से सूप बना रही है। आप देख सकते हैं पहले वहां पर नौकर चाकर का भीड़ एकदम लगा रहता था, लेकिन आप बड़ी बहुरिया यहाँ पर सूप बना रही है। कभी बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगी होती थी, परंतु आज उसी हाथ से बड़ी बहुरिया खाना बना रही है। कभी उन हाथों में मेहंदी लगे हुए होते थे और आज उसी हाथ से बड़ी बहुरिया खाना बना रही है। बड़ी बहुरिया जेवर से लदी होती थी, परंतु आज उनके पास ना तो जेवर है और उनका मांग भी सुना है। भाई पति मर गया तो मांग भी सुना है और कोई जेवर भी उनके पास नहीं है। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की हवेली रह गई, कोई काम नहीं, नौकर चाकर कुछ नहीं, गरीबी से एकदम यहाँ पर जूझ रही है बड़ी बहुरिया, तो नाम मात्र की वह हवेली रह गई। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछलाई। जिस समय सनवदिया को बड़ी बहुरिया संवाद बता रही है तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं बताना है। पहला पॉइंट, पति के मरने के बाद बड़ी बहुरिया एकदम अकेले हो गई थी। उनका पति मर गया था, वह अकेले हो गई थी। जितने भी देवर थे सब शहर शिफ्ट हो गए थे। जिस घर में पहले वह महारानी की तरह रहती थी, उसी घर में अभी उसे नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। पति के मरने के बाद बड़ी हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई, क्योंकि बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। खाने को भी कुछ भी नहीं था उनके पास। बड़ी बहुरिया के देवर और देवरानी भी उन्हें छोड़कर चली गई। जो देवर देवरानी जो थे वे लोग भी उनको छोड़कर चले गए। तो संवाद कहते वक्त इसीलिए बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला जाती है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे देखिए क्या है। पति के मरने के बाद उस हवेली में बड़ी बहुरिया का अपना कहने वाला कोई नहीं बचा, सब उसे छोड़कर चली गई। बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। नौकर भी बड़ी बहुरिया को छोड़कर चले गए। अब पशुओं के लिए चारा भी उन्हें ही लाना पड़ता था। तो ये सब जो बात बता रहे थे बड़ी बहुरिया सनवदिया को, तो उस समय वे रो लेते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। गाड़ी पर सवार होने के बाद सनवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। तो देखिए इसका उत्तर है, गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था, क्योंकि बड़ी बहुरिया का एक एक बात किसी भी अच्छे इंसान का दिल दहला सकता है। बात रियल है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद खराब लग रहा है। किसी का पति का मर जाना, मांग का सुना हो जाना। पहले एक महारानी की तरह रह रही थी, अब एक नौकरानी की तरह भी नहीं रह पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुख वाला बात है।
पति के मरने के बाद उस हवेली में उसका कोई अपना नहीं था। उसके देवर देवरानी नौकर चाकर सब उसे छोड़कर चले गए। बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। आज तक सनवदिया जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसे डर था कि कहीं बड़ी बहुरिया के मायके वाले बड़ी बहुरिया का दुख भरी कहानी सुनकर गांव वालों का नाम लेकर थूकने न लगे। अंत में उसे उपाय सूझा। उसने मायके में पहुंचकर किसी को भी बड़ी बहुरिया के दुख की खबर न दी। वह शीघ्र ही वापस अपने गांव लौट आया। वहां तो गया लेकिन किसी को भी न्यूज नहीं दिया। जो संवाद पहुंचाना था वह संवाद नहीं दिया। वापस अपने गांव लौट जाते हैं। आगे देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका? उस संवाद को क्यों नहीं सुना पाया? बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। सनवदिया को लगा कि बहू के मायके वाले बहू को ले जाएंगे, फिर बहू गांव में कभी नहीं आएगी। बड़ी बहुरिया की संवाद अत्यंत कष्टदायी थी, अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। जिस कारण से वह बड़ी बहुरिया का जो संवाद है नहीं सुना पाया, क्योंकि सनवदिया को लगा कि इससे अपने ही गांव का बदनाम हो रहा है। जो बड़ी बहुरिया है वो हमारे गांव की लक्ष्मी है, और अगर एक बार बड़ी बहुरिया मायके चली गई तो और जिंदगी में कभी भी वो हमारे गांव वापस लौटकर नहीं आएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सनवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आशय है? इसका उत्तर है सनवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, अर्थात सनवदिया का कार्य केवल संदेश पहुंचाना होता है। जहां भी वह संदेश लेकर जाता है उसका अच्छा आदर सत्कार होता है और वहां वह मन लगाकर पेट भर कर खाता है और सोता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया कि सनवदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? तो देखिए जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया, बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह पाया। मतलब जो तुमने संवाद मुझे कहने के लिए बोला था वो मैं कह नहीं पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा, बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा, छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सनवदिया बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया के दौर में सनवदिया की क्या कोई भूमिका हो सकती है? तो देखिए आज डिजिटल इंडिया के जमाने में सनवदिया की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, क्योंकि आज के दौर में हर संदेश 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति सनवदिया का कार्य नहीं कर सकता है और न ही किसी समाचार को पाने या पहुंचाने में इतना समय लगाकर उसकी प्रतीक्षा कर सकता है। फिर भी युद्ध क्षेत्रों में सनवदिया की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भाई सभी को गर्मागर्म फटाफट न्यूज चाहिए, तुरंत चाहिए, डिजिटल जमाना है। लेकिन अभी भी जो युद्ध क्षेत्र होते हैं उसमें मैसेज को गुप्त रखने के लिए अभी भी सनवदिया की भूमिका उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है गांधी, नेहरू और यासिर अराफत, और इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। याद रखिएगा लेखक का नाम क्या है? भीष्म साहनी। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था? तो जो लेखक थे ना ये 1938 के आसपास सेवाग्राम गए थे, और सेवाग्राम महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि लेखक महात्मा गांधी से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है कि लेखक 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था। लेखक सेवाग्राम गांधी जी से मिलने के लिए गया था। वह गांधी जी से मिलने के लिए अत्यंत इच्छुक था, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है देख सकते हैं। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा? लेखक गांधी जी जब एक साथ आपस में चल रहे थे तो उनका जो पहला एक्सपीरियंस था, पहला जो अनुभव था, किस प्रकार का रहा है ये आप लोगों को बताना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेखक जब सेवाग्राम गया
तो उसे पता चला कि गांधी जी भी सेवाग्राम में है और प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से 7 बजे जाते हैं। लेखक सेवाग्राम गया हुआ था, उनको पता चला कि महात्मा गांधी भी सेवाग्राम में ही है और वे घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे उनके जो भाई का जो क्वार्टर था वहीं से गुजरते हैं, पार होते हैं। लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे वहां से जाते थे। टाइम फिक्स था 7 बजे जाना, तो लेखक पहले ही उठ के इंतजार कर रहा था 7 बजने का कि 7 कब बजेगा और गांधी जी से मिलेंगे। सुबह 7 बजते ही दोनों भाई गांधी जी से मिलने के लिए भागते हुए वहां पहुंचे। दोनों भाई, लेखक और उनका जो भाई था, दोनों का महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं। लेखक और उसका भाई बलराज दोनों थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ जा मिले। महात्मा गांधी जी टहलते टहलते घूमते घूमते जा रहे थे, ये दोनों भाई भी गए और महात्मा गांधी से जाके मिले। बलराज जी ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया। जो बलराज जी लेखक के जो भाई थे, उन्होंने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाते हैं। लेखक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि गांधी जी जैसे चित्र में दिखते हैं वैसे ही असल जीवन में भी दिखते हैं। गांधी जी ने जब यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वह आगे चले गए। लेखक जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो ये बोलते हैं कि आप जिस प्रकार से तस्वीर चित्र वगैरह में दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप रियल में वास्तव में भी दिखते हैं। तो इस बात को सुनकर महात्मा गांधी जी मुस्कुराए और फिर वहां से चले गए। लेखक को याद आया कि गांधी जी एक बार रावलपिंडी भी आए थे। लेखक ने रावलपिंडी के बारे में पूछा, गांधी जी की भी यादें ताजा हो गई। लेखक का गांधी जी से मिलने का यही अनुभव रहा। तो क्या एक्सपीरियंस था, किस प्रकार से ये लोग मिले थे, सब कुछ बता दिया। और इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बस आप लोग करते चलिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन लोगों के आने का जिक्र किया है। तो देखिए इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, यासिर अराफत, पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी, ये सभी लोग सेवाग्राम में आए थे। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। जो रोगी बालक था उसके प्रति महात्मा गांधी का व्यवहार किस प्रकार से था, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, रोगी के प्रति गांधी जी का स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वो उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे। थोड़ी ही देर में बालक की तबीयत ठीक हो गई और फिर गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का ऐसा ही व्यवहार था। सबसे पहले तो बच्चा को उल्टी करने के लिए बोला, फिर बच्चा उल्टी किया। जब उल्टी कर रहा था तो महात्मा गांधी जी उनके पीठ पर इस प्रकार से हाथ सहला रहे थे और इसके बाद जब वो बच्चा ठीक हो गया तो गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है। और कुछ इस प्रकार का व्यवहार महात्मा गांधी का वो रोगी बालक से रहा। इसको आप लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था। इसका उत्तर हो जाएगा, कश्मीर के लोगों ने अलग अलग फूलों के मालाओं के साथ नेहरू जी का स्वागत किया था। कश्मीर के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिए जुलूस भी निकाला। अलग अलग माला से स्वागत किया, जुलूस निकाला। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि अखबार वाली घटना से यह पता चलता है कि नेहरू जी हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान देते थे। उनमें अहंकार नहीं था तथा वह हर एक व्यक्ति को महत्व देता था। भीष्म जी की टांगे तो डर के कारण कांप रही थी, पर नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से कहा, यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नज़र देख लूं। इससे उनके अच्छे व्यवहार का पता चलता है। इधर लेखक अखबार पढ़ रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं
कि यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नज़र देख लूं। इस बात को सुनकर भीष्म साहनी का यानी कि लेखक का पैर कांपने लगा था कि इतने बड़े नेता, इतने बड़े लोग हमें इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को देख के लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे छोटे बड़े इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, वे सभी के साथ समान रूप से पेश आते थे। और जो व्यवहार दिखाया गया है बस उसी को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, भारत ने फिलिस्तीन को हमेशा सहानुभूति और समर्थन दिखाया है क्योंकि कोई अन्य देश उसके विकास के समर्थन में नहीं था। फिलिस्तीन के लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और सभी के साथ विनम्रतापूर्वक बात करते थे। फिलिस्तीन हमारे नेताओं का उतना ही आदर करते थे जितना हम करते हैं, इसलिए भारत का रवैया फिलिस्तीन के प्रति अच्छा था। देखिए फिलिस्तीन जो हमारे ये जो देश है ना, कोई भी देश ने इनका मदद नहीं किया, लेकिन भारत ने इनका मदद किया, विकास में मदद किया। हम लोग जिस प्रकार से फिलिस्तीन के नेताओं के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही फिलिस्तीन के नेता भी हमारे नेता के साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही एकदम सहानुभूतिपूर्ण, बहुत ही विनम्रतापूर्वक हमसे बात करते हैं, इसीलिए जो फिलिस्तीन के प्रति जो भारत का रवैया है बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा रहा है। इसको आप लोग लिखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अराफत के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। लेखक जाते हैं यासिर अराफत का जो इनविटेशन रहता है वहां पे, और वहां पे जो भी चीज हुआ है आप लोग इसको लिखिएगा। चलिए मैं आपको एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, जब लेखक और उनकी पत्नी फिलिस्तीन की राजधानी पहुंचे तो अराफत अपने दो साथियों के साथ होटल के बाहर आकर उनका स्वागत किया। ये सबसे पहला बात। लेखक और लेखक के जो पत्नी थे जब फिलिस्तीन की राजधानी जाते हैं तो यासिर अराफत अपने दो साथियों के साथ होटल के बाहर उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। इतने बड़े नेता और यहाँ पर लेखक का स्वागत हो रहा है, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, अराफत बड़े ही प्रेम के साथ सभी को शहद का शरबत पिलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यासिर अराफत खुद यहाँ पर शहद का शरबत यहाँ पर बनाकर पिला रहे हैं सभी को। चाय की मेज पर वे स्वयं फल छिलकर उन्हें खिलाते रहे। टेबल में जब बैठे थे तो यासिर अराफत खुद यहाँ पर फल को छील रहे हैं और लेखक को खिला रहे हैं। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर दी। खुद यहाँ पर यासिर अराफत ही शहद का चाय भी बनाकर उनको पिलाते हैं। जब लेखक टॉयलेट गए और बाहर निकले तो अराफत स्वयं तौलिया लेकर टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े रहे जिससे लेखक हाथ पहुंच सके। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम की प्रमाण है। और यहाँ पर जब इनविटेशन किया गया, आमंत्रण दिया गया लेखक को, तो देखिए लेखक का किस प्रकार से आदर सत्कार किया गया, वही चीज यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है, अराफत ने ऐसा क्यों बोला कि वो आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ पर जब महात्मा गांधी के बारे में वो जो वहाँ पे जो पार्टी चल रहा था उन लोगों का, तो उसमें जब महात्मा गांधी के बारे में बात उठा तो यासिर अराफत बोलते हैं वो आपके ही नेता नहीं है, हमारे भी नेता है, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। आपके लिए वो जितने आदरणीय हैं, आप उनको जितना मानते हैं, हमारे लिए भी वो उतना ही आदरणीय है, हम भी उनको उतना ही मानते हैं। इस चीज को लेकर गांधी जी के व्यक्तित्व पर जो प्रकाश आपको डालना है, लाइट लेकर प्रकाश नहीं डालना है भाई, यहाँ पर लिखना है। देखिए क्या है, अराफत ने बोला कि गांधी जी बस आपके नेता नहीं है, वो हम सभी के नेता है। अराफत ने यह कहकर गांधी जी के व्यक्तित्व को दर्शाया है। गांधी जी से प्रभावित होकर अन्य लोगों ने भी उनकी शिक्षा को अपनाया और उनसे ही कई नेताओं ने अहिंसावाद के बारे में जाना। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जहां कोई वापसी नहीं, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों को ट्रिक भी मिल जाएगा कि आप लोग पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम किस प्रकार से याद रखेंगे। एकदम बेफिक्र रहिए। इस चैप्टर में ना एक गांव है, उस गांव का नाम है अमझर। इस गांव का नाम अमझर इसीलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में
बहुत ही अधिक मात्रा में आम का पेड़ था और उस पेड़ से हमेशा आम झड़ते रहता था, हमेशा आम गिरते रहता था। इसीलिए इस गांव का नाम था अमझर। इस गांव में एक प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट में यह तय हुआ था कि बहुत सारे आम के पेड़ को काटा जाएगा। तो ऐसा मतलब लग रहा था कि ये जो बात है आम के पेड़ों को भी पता चल गया था कि अब हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं, अब हम लोग कटने वाले हैं, हम लोगों को यहाँ से काट के हटा दिया जाएगा, जिससे आम के पेड़ में सुनापन आ गया था। पहले जैसे आम का सबसे पहले उसमें फूल लगता था, फिर आम का फल होता था, फिर आम झड़ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आम के पेड़ को भी पता चल गया था, उसमें फल फूल आना सब बंद हो गया था, आम झड़ना बंद हो गया था, जैसे आम के पेड़ में सुनापन आ गया था। तो इस प्रकार से कुछ हमारा स्टोरी है। और एक बात तो भाई अभी के टाइम में फिक्स है, उद्योग के चलते, फैक्ट्री के चलते, कारखाना के चलते, रोड वगैरह बन रहा है, जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, इससे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। ये सब आप लोगों को भी पता है, आगे हम लोग चैप्टर में भी बात करेंगे। और विशेष करके जो हमारे दूसरे देश है वहां पर भी बहुत ही अधिक मात्रा में पोल्यूशन हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सुनापन क्यों है? तो देखिए भाई अमझर जो है ना एक गांव का नाम है, यहाँ पर हमेशा आम झड़ते रहता था, इसीलिए इस गांव का नाम है अमझर। ऐसे भी आप देखिए ना अमझर यहाँ पर 2 वर्ड से मिलके बना है, एक हो गया अम, ठीक है, और एक हो गया झर। तो अम से हो गया आम और झर से हो गया झरना। यहाँ पर आम झड़ते रहता है, उसी को क्या बोलेंगे? अमझर। तो देखिए लिखा हुआ है अमझर सिंगरौली के एक गांव का नाम है। अमझर 2 शब्दों से मिलकर बना है, आम तथा झरना, जिसका अर्थ हुआ वह स्थान जहां आम झरता हो उसे ही क्या बोलेंगे? अमझर, अमझर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जब से सरकार ने अमरोली प्रोजेक्ट की घोषणा की है तब से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया है। अमझर गांव नवागांव के अंतर्गत आता है और इस प्रोजेक्ट से इसे भी उजाड़ा जाएगा। यह सूचना मानव प्रकृति को भी पता चल गई है, अतः इस वजह से अमझर गांव में सुनापन छा गया। सिंपल से आप इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हैं कि अमझर सिंगरौली में स्थित एक गांव का नाम है। अमझर 2 शब्दों से मिलकर बना है, आम और झरना। अमझर का मतलब हो गया कि वैसा गांव जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आम का पेड़ था, जहाँ पर आम हमेशा झड़ते रहता था, इसलिए इस गांव का नाम क्या था? अमझर था। उस गांव में एक प्रोजेक्ट आया था और उस प्रोजेक्ट में आम के पेड़ों को काटा जाना था। समझिए कि ये जो बात है प्रकृति को भी पता चल गया था, आम के पेड़ों को भी पता चल गया था, इसीलिए वह फलना फूलना बंद कर दिया था, आम झड़ना भी बंद हो गया था, जिससे लग रहा था कि आम के पेड़ों में सुनापन आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आंसर लिखा रहता है ना, समझिए आप लोगों को एक हिंट दिया जा रहा है और बाकी का आंसर आप लोग खुद से ट्राई करिए, आपको रटना नहीं है, बस समझ के आपको लिखना है। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो इसका जो आंसर है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हजारों गांवों के उन लोगों को कहा गया है जिन्हें आधुनिकता और विकास के नाम पर अपना गांव छोड़ना पड़ा है। देखिए विकास को लेकर या फिर मान के चलिए कहीं फैक्ट्री लगाया जा रहा है, कहीं कारखाना लगाया जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को अपने पैतृक जगह यानी कि उस क्षेत्र से कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। इन्हें ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए आप लोग धनबाद का नाम सुने होंगे और धनबाद में बहुत ही अधिक मात्रा में कोयला मिलता है, कोयला निकाला जाता है। तो कोयला निकाल के एक बहुत ही बड़े क्षेत्र को खंडहर बना दिया गया है, पूरा एकदम गड्ढा खोद के एकदम जगह को बर्बाद कर दिया गया है। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा आग जलते रहता है,
आग लगा हुआ है। तो इन क्षेत्र से बहुत सारे लोगों को वहां से हटना पड़ा। तो जो भी लोगों को विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर अपने खुद के जगह से हटना पड़ रहा है, इन्हें ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। आगे देखिए, भारत की प्रगति तथा विकास के लिए इन्हें अपने घर, खेत, पैतृक जमीन इत्यादि छोड़नी पड़ी है। ऐसा ही कुछ हाल हमारा जो अमझर गांव था, अमझर गांव का जो हमारा नवा गांव क्षेत्र है, वहां के भी बहुत सारे लोगों को वहां से हटना पड़ा। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। आधुनिक भारत में औद्योगिकरण की आंधी ने सिंगरौली के नौगांव क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों को उनके घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसे ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहते हैं। पर अपने जगह को छोड़ देना विकास के नाम पर, आधुनिक जो भी आधुनिकता है इसके नाम पर, इसे ही क्या कहा जाएगा, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन माने ये होता है कि मान के चलिए आपका घर इस गांव में है, आपका जो घर है इस गांव में आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया, इस गांव में आपका मान के चलिए घर है। तो किसी भी कारण से इस गांव से उठकर आपको मान के चलिए दूसरा गांव में शिफ्ट होना पड़े। ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, ये किसी दूसरा का गांव है, किसी दूसरा का गांव है। आपका घर इस गांव में था, यहां से शिफ्ट होकर किसी भी कारणवश अगर आपको दूसरे गांव में जाना पड़े तो इसका अभी यहाँ पर दो कारण बताया गया है। एक तो प्राकृतिक कारण बताया गया है और एक औद्योगिकरण कारण बताया गया है। तो दोनों में यहाँ पर आपको अंतर बताना है कि दोनों में आपका क्या हो सकता है। सिंपल से एग्जांपल आप लोग यहाँ पर लीजिए और चीजों को समझिए। जैसे कि मान के चलिए ये आपका गांव है, यहाँ पर आपका घर है। मान के चलिए अगर बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ गया है, तब तो भाई आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, आपको कोई दूसरा गांव या फिर आपका कोई भी रिलेटिव वगैरह है वहां पे आपको चले जाना पड़ेगा। तो आप क्या किए, जैसे ही आपके गांव में बाढ़ आ गया था तो आप अपने घर द्वार को छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए। कुछ दिन बाद जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा वैसे ही आप अपने घर वापस आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वही चीज मान के चलिए कि ये आपका गांव है, ये आपका घर है, यहां पर एक फैक्ट्री लगाया जा रहा है, यहां पर एक फैक्ट्री लगाया जा रहा है। तो यदि यहां पर फैक्ट्री लगाया जाएगा तो सबसे पहले जो आपका यहां पर घर है बोलेगा कि आप यहां से हटो, यहां पर फैक्ट्री लगेगा, तो आपको यहां से हटा देगा। आप यहां से हटोगे, कोई दूसरे गांव में या फिर कोई दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन आप कभी भी वापस अपने घर, अपने गांव नहीं आ सकते हो, क्योंकि यहां पर तो भाई फैक्ट्री लग गया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारा औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है और जो हमारा प्रकृति के कारण विस्थापन होता है। अगर प्रकृति के कारण विस्थापन होगा तो आप अपने घर, आप अपने गांव कभी भी वापस आ सकते हो। जब चीजें नॉर्मल हो जाएगी तो आप आ सकते हैं वहां पे, लेकिन अगर औद्योगिकरण के कारण विस्थापन हुआ है तो आप कभी भी वहां पर वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका जगह है ये समझिए कि खत्म हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक करके क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के कारण विस्थापन का। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रकृति के कारण विस्थापन तब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जिससे बाढ़, भूकंप इत्यादि। ठीक है, प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय बाद पूरी की जा सकती है। जो भी आपका क्षति होगा उसको आप कुछ देर, कुछ समय आपको लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो आपका रिकवर हो जाएगा। लोग प्रकृति आपदा के बाद पुनः अपने स्थानों पर जा बसते हैं। अभी मैंने बताया ना, बाढ़ आया था आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, वहां से आप हट के कहीं और चले गए थे, लेकिन जैसे ही आपका बाढ़ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आप वापस अपने घर, अपने गांव आ जाओगे। सब कुछ नष्ट होने का दुख होता है, लेकिन अपनी जमीन से वे जुड़े रहते हैं। हो सके आपका फसल बर्बाद हो गया, आपका घर चला गया, लेकिन आपका जमीन बचा हुआ है, आप वहां पर दोबारा से खेती कर सकते हैं, आप वहां पर दोबारा से घर बना सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रकृति के कारण विस्थापन। वहीं अगर हम लोग बात करें औद्योगिकरण के कारण विस्थापन, औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन मिलता है वो थोपा गया होता है भाई, वो आपके ऊपर थोपा गया, जानबूझ के आपके ऊपर थोपा गया। औद्योगिकरण के कारण विस्थापन हुए लोग
अपने गांव तथा घर कभी वापस नहीं आ पाते हैं। कभी आप घर या फिर अपने गांव वापस नहीं जा पाओगे। इसमें मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलिहान, अपनी यादों तक को खो देते हैं। औद्योगिकरण के कारण विस्थापन हुए लोगों को उनका घर खेत वापस नहीं मिलता, कभी भी जिंदगी में वापस नहीं मिलेगा। बेघर होकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकने के लिए विवश होना पड़ता है। कभी यहाँ से एक स्थान, कभी दूसरे स्थान पे भटकेगा। तो ये रहा हमारा औद्योगिकरण के कारण विस्थापन, और ये रहा हमारा प्रकृति के कारण विस्थापन। और आप लोग इसको ऐसे ही लिखोगे, बहुत ही अच्छा वाला आपका यहाँ पर आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, यूरोप में लोग मानव तथा भूगोल के मध्य बढ़ रहे असंतुलन को लेकर चिंतित है, जबकि इसके विपरीत भारत में लोग मानव तथा संस्कृति के मध्य समाप्त हो रहे संबंध के कारण चिंतित है। हमारे यहाँ संस्कृति पर्यावरण से जुड़ी है, अतः पर्यावरण रहेगी तभी भारत की संस्कृति रहेगी। देखिए, हमारे देश में संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप एक चीज़ गौर करिए, जैसे विदेश में जो भी मतलब लड़की वगैरह जो होती है, अगर शॉर्ट ड्रेस भी पहनती है, कपड़ा भी पहनती है शॉर्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भारत में कोई इस प्रकार से पहनेगा तो हमारी संस्कृति का वहाँ पर विखंडन होता है। तो ये बात है कि भारत जो है ना, वो मानव तथा संस्कृति के बीच ये जुड़ा हुआ है, और जो भी यूरोप का जो भी देश है, ये लोग मानव तथा भूगोल के बीच ये लोग जुड़ा हुआ है। जब मानव तथा भूगोल में जब असंतुलन होता है तो इस चीज़ को लेकर ये लोग चिंतित है। और भारत में क्या होता है, जब मानव और संस्कृति में हमारा असंतुलन होता है तो भारत के लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी यानी कि दुखद घटना। क्या दुखद घटना है? सबसे बड़ा दुखद घटना है फैक्ट्री वगैरह का लगना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापन होना। देखिए, इसका आंसर क्या है? लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत में भारत के विकास और प्रगति के लिए औद्योगिकरण को चुना है। उसका मानना था कि औद्योगिकरण को अपनाकर भारत को पुनः अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। यह मात्र पश्चिमी देशों की नकल थी। हमने इस पद्धति को अपनाकर प्रकृति और संस्कृति से प्रेम भरा संबंध को नष्ट कर दिया। हम चाहते तो यह प्रयास कर सकते थे कि यह संबंध भी नष्ट नहीं होता और हम विकास और प्रगति को प्राप्त कर जाते। हमने अपनी क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं किया और पश्चिमी देशों की नकल की। यही स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यानी कि सबसे बड़ी दुखद घटना है। हमने यहाँ पर औद्योगिकरण को अपनाया, जिससे हमारा देश का जो पर्यावरण है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। डेली हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, कभी जल प्रदूषण के रूप में, कभी वायु प्रदूषण के रूप में, कभी मृदा प्रदूषण के रूप में, कभी ध्वनि प्रदूषण के रूप में। तो ये जो है, यही हमारी क्या है, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यानी सबसे बड़ी दुखद घटना है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? पर्यावरण में संकट उत्पन्न हो गया है औद्योगिकरण से, क्यों और कैसे? इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए, इसका आंसर है पर्यावरण का संकट पैदा करने में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा योगदान है। ये जो औद्योगिकरण है, इसी के चलते हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैला है। औद्योगिकरण के कारण उपजाऊ भूमि बंजर हो गई। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। औद्योगिकरण से विकास तो हुआ है, लेकिन गिफ्ट के तौर पर हमें प्रदूषण भी मिला है। भाई, विकास हुआ है, ऐसा बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर गिफ्ट भी मिला है। कौन सा गिफ्ट? प्रदूषण वाला गिफ्ट। देखिए, औद्योगिकरण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। तो कितने सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को आज इस चैप्टर को बताया। जहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लिखेंगे अच्छे से। हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दूसरा देवदास, और इसके लेखक का नाम है ममता कालिया। आपको आगे ट्रिक भी मिल जाएगा। इससे पहले भी मैंने ट्रिक का वीडियो बनाया है, और आगे भी मैं आप लोगों को ट्रिक का वीडियो दे दूंगा, किस प्रकार से आप लोग पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम किस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है दूसरा देवदास क्यों रखा गया? तो ये जो देवदास वर्ड है ना, जब किसी को प्यार में धोखा मिलता है तब वो देवदास बन जाता है।
तो बस यहाँ पर ये जो पूरी चैप्टर है ये प्यार मोहब्बत लव आशिकी इश्क को ही लेकर है। इसका मैंने आप लोगों को समरी वाला वीडियो भी बहुत ही पहले दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। समरी भी देख लीजिए, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, आपका तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो टाइटल है, शीर्षक है दूसरा देवदास क्यों रखा गया। देखिए इसका उत्तर है, इस कहानी का शीर्षक दूसरा देवदास बिल्कुल ठीक है। शरद चंद्र के उपन्यास देवदास का पात्र भी एक भोला भाला अल्पवयस्क बालक था। उस उपन्यास की नायिका का नाम पारो था। पारो के प्रेम में देवदास इतना डूब गया कि वह स्वयं के अस्तित्व को भूल गया। एक उपन्यास है, शरद चंद्र का एक उपन्यास है, उसमें दो पात्र है, एक हमारा देवदास और दूसरा का नाम है हमारा पारो। देवदास पारो के प्यार में इतना लीन हो जाता है कि वह खुद का अस्तित्व ही भूल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इस कहानी का बात करें तो इस कहानी में हमारा एक लड़का है जिसका नाम है संभव और एक लड़की है जिसका नाम क्या है भाई, पारो। तो आप देख सकते हैं उपन्यास में भी लड़की का नाम पारो है, यहाँ पर भी लड़की का नाम पारो है। संभव जो एक नास्तिक थे, भगवान का पूजा वगैरह नहीं करते थे, लेकिन पारो के प्यार में, पारो को पाने के लिए भगवान से मनोकामना, भगवान से प्रार्थना, पूजा करते हैं कि पारो काश हमें मिल जाए। तो संभव भी पारो के प्यार में लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दूसरा देवदास रखा गया। आगे देखिए, इस कहानी में भी संभव पारो नामक लड़की के प्रति इतना आकर्षित हुआ कि खुद की सुध बुध खो बैठा। वह भी देवदास की हद तक पारो को चाहने लगा था। उसने स्वयं को अपना नाम बताते हुए संभव देवदास कहा। अतः यह शीर्षक एकदम उचित है, एकदम ठीक है। क्लियर बात, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर में एक मनसा देवी का मंदिर है। अब पारो जो है ना, पारो भी मनसा देवी की मंदिर ताकि संभव मिल जाए, इस चीज को लेकर मनोकामना मांगने जाते हैं। और उधर संभव भी वही मंदिर, मनसा देवी का ही मंदिर, मनोकामना मांगने के लिए आते हैं कि हमें पारो मिल जाए। पारो भी मनोकामना मांगते हैं, संभव भी मनोकामना मांगते हैं, और दोनों का जो मिलाप है वहीं पर ही हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है उत्तर इसका। मनसा देवी मंदिर में ऐसी मान्यता है कि मनोकामना अवश्य पूरी होती है। पारो भी संभव पर मोहित थी। वो मनसा देवी मंदिर में संभव की तलाश में ही आई थी। उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया था। उसकी मनोकामना पूरी हुई। पारो संभव के मिल जाने पर मन ही मन मनोकामना की इस गांठ के विषय में सोच रही थी कि मंदिर में लगाई गांठ ने ही उन दोनों को एक नए बंधन में बांध दिया है। बात क्लियर हो गया। यही चीज आपको लिख देना है। आप थोड़े अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। आप इसके समरी को देख लीजिएगा, आपको और मजा आएगा। इसमें होता क्या है, एक मंदिर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मंदिर है, तो संभव भी खड़ा रहता है, पारो भी खड़ी रहती है। पंडित जी क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं, ये एकदम गुलाबी कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। तो पंडित जी दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं कि जब भी आओ साथ साथ आओ, तुम दोनों का जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो यहाँ पर जो संभव है ना, उनका ध्यान जो है पारो की ओर जाता है और एक ही नज़र में इनको प्यार हो जाता है। ऐसे पारो भी जो है संभव को चाहने लगता है। देखिए यहाँ पर क्या है, आप इसके आंसर को देखिए। संभव एक नौजवान था। इससे पहले किसी लड़की ने उसके दिल में दस्तक नहीं दी थी। अचानक पारो से मुलाकात होने पर उसे किसी लड़की के प्रति प्रेम की भावना जागरूक हुई थी। पारो को जब उसने गुलाबी साड़ी में पूरी भीगी हुई देखा तो वह देखता रह गया। उसका सौंदर्य अनुपम था। उसने उसके कोमल मन में हलचल मचा दी। वह उसे खोजने के लिए हरिद्वार की गली गली खोजता था।
घर पहुंचकर उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। विचारों और ख्वाबों में उसे बस पारो की ही आकृति नजर आ रही थी। वो उससे मिलने के मंसूबे बनाने लगा। उसका दिल उसे पाना चाहता था। पारो उस क्षण में ही उसके जीवन का आधार बन गई थी, जिसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। एक बार समरी को अगर आप लोग देखेंगे ना तो और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए आप लोग समरी वाला वीडियो जरूर देखिए। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है? मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। क्यों मनसा देवी का मंदिर गया था? और यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन बनाया ना, इसका जो आंसर मैंने आप लोगों को बताया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये सब चीज वही सब चीज है। उत्तर, मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठे संभव के मन में निम्नलिखित कल्पनाएं उठ रही थी। पहला, वह घाट में मिली लड़की से मिलना चाहता है। वह लड़की गुलाबी साड़ी पहनी थी, इसलिए उसे गुलाबी के सिवा कोई रंग नहीं सूझ रहा था और वो गुलाबी कार में जाकर बैठ गया। गुलाबी सरारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। गुलाबी रंग का साड़ी पहनी हुई थी। और देखिए यहाँ पर आप एक चीज करिएगा, जैसे इसका जो आंसर है ना और यहाँ पर इसका जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आप हुबहू एक जैसा मत लिख दीजिएगा। कुछ कुछ चीज आप लिख सकते, जैसे गुलाबी साड़ी वाला बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आप अपने तरीके से थोड़ा करिए और थोड़ा समरी को देख लीजिए, जिससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद है कि उस लड़की की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई है। वो चारों ओर उस लड़की को पाने के लिए बेचैन है। मैंने संभव सोच रहा है किसी भी तरीके से हमें पारो मिल जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा? दोनों जन मनसा देवी का जो मंदिर है, दोनों जन मनोकामना मांगने के लिए जाते हैं और वहीं पर दोनों जन का मिलन हो जाता है, मिलाप हो जाता है। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा? यह कथन संभव ने स्वयं अपने आप से कहा। संभव ने जब भगवान से चुपचाप प्रार्थना की थी या मनोकामना की थी कि उसे कल वाली लड़की अर्थात पारो मिल जाए, अभी कुछ ही क्षण पहले वह मनोकामना किया था और पारो उसे नजर आ गए। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। उसकी उम्मीदों से बढ़कर उसे मनोकामना का फल प्राप्त हुआ, इसलिए वह बहुत खुश था। मन जस्ट भगवान से प्रार्थना किया था कि वो लड़की हमें मिल जाए। उधर पारो भी की थी और इधर संभव भी क्या था, दोनों का मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए हर की पौड़ी एक गंगा घाट है और गंगा घाट में जो संध्या आरती बहुत ही एकदम मनमोहक होता है, बहुत ही आकर्षित होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, कलकल करती गंगा माता मानो जीवन को सुख प्रदान कर रही हो। वहाँ विभिन्न घाट थे। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए। पिताजी ने दादाजी के नाम का पिंडदान किया। हम शाम की आरती की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या के समय घाट पर विभिन्न तरह के दीप जल उठे। आरती आरंभ हो गई। पूरे घाट में माँ गंगा की आरती गूंज उठी। बड़े बड़े दीपदानों से गंगा माँ चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो माँ गंगा में इन दीपों का सोन रूपी प्रकाश मिल रहा हो। मेरी आंखें ऐसा दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। मेरे जीवन में कभी परम शांति और सुख का अनुभव नहीं किया था। भक्ति की भावना मेरे नसों में प्रभावित होने लगी। आरती के पश्चात हम बहुत देर तक माँ गंगा के पवित्र जल में पैरों को डुबाए बैठे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा मुझे चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे रही हो। ये हो जाएगा हर की पौड़ी घाट का वर्णन। पर देखिए हर की पौड़ी घाट का वर्णन आपको करना है नॉर्मल, एक जो भी गंगा घाट में जो संध्या आरती होता है बस उसी चीज के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्या है? गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही आजीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। इस चैप्टर में गंगा पुत्र उन गोताखोर को कहा गया है जो गंगा नदी में रहते हैं। कोई डूब के अगर जा रहा है तो उनका सहायता करते हैं, उनको बचाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते थे, जो भी मतलब दोना होता था ना, दोना, उसमें सिक्का 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये का सिक्का देखिए गंगा नदी में बहा देते थे। तो ये लोग डुबकी मार के उस सिक्का को निकालते थे। कभी कभार उनका जो लंगोट होता था ना, लंगोट में उनका आग लग जाता था। ठीक है, वही चीज लिखा गया। देखिए, जो गंगा मैया को अर्पण किए गए पैसे को गंगा जी की धाराओं के बीच में लेकर आते हैं उसे गंगा पुत्र कहते हैं। लोग गंगा नदी पर पैसे डालते हैं। गंगा पुत्र उन पैसों को गंगा जी के बहते जल से बाहर निकालते हैं। यह कार्य बहुत जोखिम भरा होता है। गंगा का जल प्रवाह कब इंसान को निगल जाए कहा नहीं जा सकता है।
इस काम में जितना जोखिम होता है उतनी कमाई नहीं होती, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, उन्हें विवश होकर यह कार्य करना पड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जीवन परिवेश बहुत अधिक अच्छा नहीं होगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही उनके लिए काफ़ी होगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं क्या है कि पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया। भाई जो लड़की थी ना पारो जो थी वो शर्मा की चली जाती है। देखिए क्या है, संभव गंगा स्नान के बाद जब लौटने लगा तब एक पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाते हुए चढ़ावा चढ़ाने को कहा। संभव के कुर्ते की जेब में 1 रुपया बंधा था, वो चढ़ावे में चवन्नी चाहता था। पंडित संभव को 75 पैसे वापस करता। उससे पूर्व ही एक सुंदर लड़की उससे सटकर इस प्रकार कलावा बंधवाने लगी कि पंडित जी ने समझा ये दोनों युगल है और साथ आए हैं। मतलब जो संभव था उनको टिका दिया, 1 रुपया का पैसा दिया तो 25 पैसा है उनको देना था, 75 पैसा वापस लेना था। जो पारो थी ना एकदम सट के खड़ी हो जाती है, अपना हाथ आगे कलावा बांधने के लिए निकालती है। तो पंडित जी सोचते हैं कि दोनों क्या है, प्रेमी प्रेमिका है, तो फिर आशीर्वाद देंगे। सुनिए ध्यान से। पंडित जी ने लड़की के हाथ में कलावा बांधते हुए दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करे, मनोरथ पूरी करें। पंडित के मुख से यह आशीष वचन सुनकर लड़की संभव से छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। लड़की को अपनी भूल का एहसास हुआ क्योंकि वह खुद ही संभव के साथ इस तरह खड़ी हुई थी कि पंडित ने उन दोनों को पति पत्नी जाना, इसलिए संभव और पारो के व्यवहार में कुछ अटपटापन आ गया था। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे। चैप्टर के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि पाठ का नाम लेखक का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ये आप लोगों को कर लेने हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। तो ये गाढ़े का साथी मतलब ये होता है कि जो समय पड़ने पर काम आए उसी को गाढ़े का साथी बोला गया है। तो कुटज को यहाँ पर गाढ़े का साथी क्यों बोला गया है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेखक ने कुटज से कहा है कि तुम धन्य हो, तुम गाढ़े के साथी हो, अर्थात समय पड़ने पर तुम ही काम आए हो। इसका कारण यह है कि देखिए क्या इसका कारण है। सबसे पहला कारण देखिए, हिमालय पर जहां कुटज वृक्ष पैदा होता है वहां अन्य कोई वृक्ष पैदा नहीं होता है। जब कभी इस क्षेत्र में पूजा पाठ होती है तो भक्त मात्र कुटज के फूल पर ही आश्रित हो जाता है। देखिए कुटज एक ऐसा वृक्ष है, हिमालय में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर कोई सा भी वृक्ष कोई सा भी पेड़ पौधा उग नहीं सकता है, वहां पर भी कुटज उग रहा है और एकदम खड़ा है। तो पूजा पाठ के समय वहां के जो लोग हैं जब कुछ भी उनको फूल नहीं मिलता है तो ये जो कुटज का जो फूल होता है इसी फूल से क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब कभी इस क्षेत्र में पूजा पाठ होती है तो भक्त मात्र कुटज के फूल पर ही आश्रित हो जाता है, केवल केवल कुटज का जो फूल होता है उसी से पूजा करते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा पुष्प फूल वहां पे मिलता ही नहीं है। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण देखिए, कालिदास जब रामगिरी पहुंचे तो उन्होंने अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर मेघ की आराधना की थी। उस समय उन्हें कोई अन्य फूल नहीं मिला था। देखिए कालिदास जब रामगिरी पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर मेघ की जो पूजा है, मेघ की जो आराधना है, कुटज के पुष्प को देकर ही किया था, क्योंकि उनको वहां पर कोई भी दूसरा पुष्प नहीं मिला था। तो इन कारणों से यहाँ पर कुटज को गाढ़े का साथी बोला गया है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए भाई दुनिया में कोई सा भी चीज है, कोई सा भी वस्तु है, कोई सा भी पदार्थ है, चाहे कोई सा भी आदमी है, हर एक का कुछ ना कुछ नाम है और नाम से ही हमें पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रहा है। अगर एक जगह पे बहुत सारा मान के चलिए विद्यार्थी है, लड़का है, लड़की है, अगर हम ओए करके बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा या फिर सब आ जाएगा, सब ध्यान इधर दे देगा। और अगर किसी
जो भी बच्चा है अगर उसका नाम लेकर अगर बुलाया जाए तो वही आदमी आएगा। अगर हम दुकान कोई सामान लेने जा रहे हैं तो दुकानदार को बोलेंगे रे चाचा हमें वो वाला चीज़ दे दो, तो चाचा आपको क्या दे देगा? नहीं ना कुछ दे पाएगा। अगर हम नाम लेके बोलेंगे कि चाचा हमें 1 किलो आटा दे दो, 2 किलो दाल दे दो, तो हमें वही चीज़ मिलेगा। तो नाम का भाई बहुत ही बड़ा अर्थ है। देखिए इसका यहाँ पर आंसर क्या है, लेखक ने नाम को बड़ा माना है। भाई लेखक के अनुसार और ऐसे रियलिटी में भी नाम का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है, नाम बहुत ही बड़ा है। उसके अनुसार नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की पहचान होती है। अगर नाम है तो उसका पहचान है, और यदि नाम नहीं है तो उसका पहचान भी नहीं है। बिना नाम के हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर नाम नहीं है तो उसका पहचान भी नहीं होगा। मनुष्य को उसके चेहरे मोहरे से पहचान भी लिया जाए, लेकिन जब तक नाम याद ना आए मनुष्य की पहचान अधूरी लगती है। तो आप एक चीज गौर करिएगा, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग किसी आदमी के बारे में सोचते हैं, उनका नाम हमें याद नहीं आता, लेकिन उनका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा बनावट, चेहरा किस प्रकार से है, काला गोरा, अच्छा आदमी बुरा आदमी, सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन नाम याद आता ही नहीं है। तो पूरा सोचते हैं कि अरे क्या नाम था उसका, क्या नाम था। तो इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंट बन जाता है। समाज में लोग हमें इसी नाम से जानते हैं, अतः मनुष्य कितना सुंदर क्यों ना हो, यदि उसका नाम नहीं है तो उसको पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। नाम मनुष्य की पहचान बन गई है। हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है। यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचानना सरल हो। उसका रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर नाम दिया जाता है। इससे पता चलता है कि नाम बहुत बड़ा है। और आप एक चीज गौर करिएगा, अगर आप मुस्लिम का देखिएगा तो मुस्लिम का जो नाम है थोड़ा अलग टाइप का होता है। हिंदू का जो नाम है ये थोड़ा अलग टाइप का होता है। कहीं कहीं पर जो नाम है जाति के आधार पर दिया जाता है, कहीं कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं कहीं पर आप लोगों को क्षेत्र के आधार पर नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार का नाम होता है। नाम का बहुत ही बड़ा महत्व है, तो नाम बहुत बड़ा है, वही यहाँ पर पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कूट, कूटज और कूटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। हम लोग हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, कूट के बारे में भी बात करेंगे, कूटज के बारे में भी बात करेंगे और कूटनी के बारे में भी बात करेंगे। और ये सब वर्ड आप लोग सुने भी होंगे, विशेष करके कूटनी वर्ड तो जरूर सुने होंगे कि वो 1 नंबर की कूटनी है, इसका बात उसको लगा देता है, उसका बाद इसको लगा देता है, झगड़ा लड़ाता है, 1 नंबर की कूटनी है तुम। इस प्रकार का हम लोग बात सुने होंगे। देखिए तो कूट, कूट शब्द के 2 अर्थ है, घर बोलिए या फिर घड़ा बोलिए। इस आधार पर कूटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है घड़े से उत्पन्न होने वाला। अगस्त्य मुनि को भी कूटज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। ठीक है, तो घड़े से जो उत्पन्न होगा उसी को क्या बोला जाएगा, कूटज बोला जाएगा। ऐसे कूट का 2 अर्थ है, घर बोलिए चाहे घड़ा बोलिए। तो कूटज का मतलब क्या हो गया, जो घड़े से जो उत्पन्न होगा उनको क्या बोला जाएगा, कूटज बोला जाएगा। जो अगस्त्य मुनि थे इनको कूटज बोला जाता है। जैसे कि बोला ये जाता है कि इनका जो उत्पत्ति है, अगस्त्य मुनि का जो उत्पत्ति है घड़े से हुआ है, इसलिए इनको कूटज बोला जाता है। अब दोबारा कूट शब्द की उत्पत्ति की ओर बढ़ते हैं। यदि इस विषय पर गौर किया जाए तो कूट शब्द का अर्थ घर है। देखिए सबसे पहला बात, कूट का 2 अर्थ है, कूट शब्द का 2 अर्थ है। एक हमारा हो गया घड़ा और एक हो गया हमारा घर। क्लियर बात। तो कूट का अर्थ हो गया घड़ा या फिर घर। अगर हम लोग घड़ा का बात करें तो इसके लिए अगर हम लोग कूटज को देखें तो कूटज, कूटज का मतलब हो गया जो घड़े से जो उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पर हो गया अगस्त्य मुनि। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर क्या है, कूट का और एक अर्थ हमारा घर भी होता है। घर है तो घर में कार्य करने वाली पूरी दासी को कूटनी नाम दिया गया है। अतः कहीं ना कहीं ये शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और इनके आपस में संबंध स्थापित है। कूट मतलब 2 चीज हो गया, घर या फिर घड़ा। एक हो गया कूटज, कूटज का मतलब हो गया कि जो घड़े से उत्पन्न होगा, जैसे कि अगस्त्य मुनि। और घर में जो बुरी दासी होती है उसको कूटनी बोलते हैं। तो यहां से ये हमें पता चल रहा है कि कूट, कूटज और कूटनी ये सबका आपस में क्या है भाई, आपस में संबंध है, आपस में रिलेशन है इन वर्ड्स का। ये हो गया इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कूटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? तो देखिए इसका आंसर है कि कूटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूब भी पनप नहीं पाती। एक घास होता है दूब घास, आप लोग सुने होंगे दूब घास। तो कूटज एक ऐसा वृक्ष है जहां पर दूब घास तक नहीं उगता है, वहां पर कूटज हमारा खड़ा है। वहां पर कूटज का खड़े रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है कि कूटज किस प्रकार से वहां पर खड़ा है, कूटज किस प्रकार से वहां पर फल रहा है फूल रहा है, ये क्या है, उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य खुद को खड़ा रखता है तथा जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। ऐसे स्थानों में भी वह खड़ा है। यह इतनी विकट परिस्थिति है, इसमें साधारण पौधे तथा पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं है। उसकी यह जीवनी शक्ति ही उसे अपराजेय बना देती है, अर्थात वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कूटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है, क्योंकि जो हमारा पहाड़ होता है, चट्टानों के बीच में हमारा कूटज खड़ा रहता है, जहां पर कोई दूसरा पेड़ पौधा जीवित भी नहीं बचेगा, जहां पर दूब घास तक नहीं पनपता है उगता है, वहां पर कूटज हमारा खड़ा है। जो कूटज के लिए जो अपराजेय जीवनी शक्ति है, इस चीज का यहाँ पर घोषणा हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, या फिर कूटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, टिप्पणी कीजिए। कूटज हमें क्या बता रहे हैं, इस चीज के बारे में हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे कोई सा भी मौसम हो, कूटज खड़ा है, उसी प्रकार से कोई सा भी परिस्थिति हो, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ करना चाहिए। अगर कभी भी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो उसका जो सामना है धीरज के साथ करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जो हमारा टारगेट है, अगर हम मन बना लिए कि हमें टॉप करना है तो उसके लिए हमें कितना भी मेहनत करना पड़े हम करेंगे और हम टॉप करके दिखाएंगे। खुद पर विश्वास रखो, किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको, खुद के ऊपर भरोसा रखो, दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहो, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सिर उठाकर जियो भाई, सिर झुकाकर नहीं, एकदम सिर उठाकर आपको जीना है। मुसीबत से मत घबराओ, जो मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो, क्योंकि आजकल का आदमी रोते रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है। भैया तुम्हारे पास जो है तुम उसको देखो ना, और तुम्हारे पास जो है उसी में तुम खुश रहो। पूरी दुनिया मतलब के लिए जी रही है भाई, ये एकदम रियलिटी और फैक्ट वाला बात है। घोर कलयुग का परम सत्य बात है कि कोई किसी के लिए नहीं जीता, सब अपने लिए जी रहा है, माता और पिता को छोड़ के। ठीक है, तो 5 का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आप लोग लिखोगे, बहुत ही सिंपल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। कूटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है। ये बात तो भाई सही है। अगर आपका मन आपके वश में है तो आपका जीवन सुखमय है, और यदि आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप एकदम दुखी रहोगे। एक नॉर्मल सा बात है, आप एक चीज गौर करिए। सपोज दैट अगर आप कुछ ज्यादा उम्मीद रखते हैं अपने मन में कि हमें ये चीज मिलने से अच्छा होगा, ये वाला होने से मेरे लिए अच्छा होगा, और अगर वो चीज नहीं होता है, वो चीज अगर आपको नहीं मिलता है जो आपने मन में सोचा है, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका मन आपके वश में नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, और यदि आपका मन आपके वश में है तो भाई आपका पूरा जीवन सुखमय है। देखिए इसका आंसर क्या है। दुख और सुख सच में मन के विकल्प है। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है वह सुखी कहलाता है। यह तो बात एकदम परम सत्य है। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप सुखी है, और यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप दुखी है, क्योंकि कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता है। वो अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है, या जिसका मन खुद के वश में ना होकर अन्य के वश में है। अगर आपका मन
किसी और के वश में है ना, तो भाई आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे। वो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, उसे खुश करने के लिए ही सारे कार्य करता है। वो दूसरे के समान बनना चाहता है, अतः दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प ही है। जिसने मन को जीत लिया वह उस पर शासन करता है, नहीं तो दूसरे उस पर शासन करते हैं। भाई एक नॉर्मल से एग्जांपल देखो ना, मान के चलो ना, एक लड़का है और एक लड़की है। अगर ये आपस में प्यार करता है तो आप एक चीज देख लीजिएगा कि लड़का का जो मन है हो सकेगा लड़की के बस में है, तो लड़की का मन अगर लड़का के बस में है तो ये दोनों कभी खुश नहीं रहता है, हमेशा दुखी रहता है। कुछ दिन बहुत ही अच्छे से रहेगा, जहाँ से थोड़ा झगड़ा हुआ, जैसे कंडीशन ब्रेकअप वाला हो गया तो फिर आप देखिएगा इस चीज़ हमेशा गौर करके, कभी खुश नहीं रहेगा। कभी मान के चलिए इन लोगों का मिलने का प्लान बन जाता है, इन लोगों का मन में एकदम ठान लेते हैं भाई मिलेंगे मिलेंगे, मन बस में नहीं है, बस सोच लिया कि मिलेंगे, और यदि मिल नहीं पाता तो फिर वहाँ पर झगड़ा होता है, क्योंकि मन यहाँ पर वश में नहीं है। जब तक मन वश में नहीं रहेगा तब तक आप दुखी रहेंगे, और यदि मन आपके वश में है तो आपका पूरा जीवन सुखमय है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।